इस घड़ी के कितना टोटल आवर्स कितना है, 12 आवर्स। ठीक है, 12 आवर्स है। 12 आवर्स में हम ये जो 12 जो है इसको एक टाइम मान है, और ये एक टाइम है, ये एक टाइम, और ये 4 विशेष टाइम को हम देख रहे हैं। उसी प्रकार टेंस में हम जाते हैं, 4 विशेष समय को देखते हैं। एक है सिंपल इंडेफिनाइट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और चौथा है परफेक्ट। अब बात आता है कि यहाँ पर दोनों कॉन्टिन्यूअस को क्यों एक साथ रखे हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों को इसलिए रखा क्योंकि हमें न केवल इसे पढ़ना है, लेकिन हम इसी से हमें अंग्रेजी में बातें भी करना है। तो हम कोई भी चीज़ हवा में बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बोलने वाला काम करना है। तो आपने देख लिया कि टेंस में 4 टाइम होता है, और घड़ी में भी 4 विशेष पॉइंट होता है जो टाइम होता है। अब थोड़े समय के लिए हम देखते हैं, एक व्यक्ति को आप कभी भी प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे और फ्यूचर में जाते हुए नहीं देखेंगे। ये तो बात मानते ही आप लोग कि कोई व्यक्ति को वो प्रेजेंट से शुरू नहीं करता है, ना पास्ट में जाता है ना फ्यूचर में। कभी आप अपने पास्ट में जा पाए? तो ये ऐसा क्यों बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा मेरा, क्योंकि यदि बेस क्लियर होता है ना व्यक्ति का, यदि आपको किसी जगह में पहुंचने का एड्रेस सही रीति से पता है ना, तो आप उसी जगह में उस एड्रेस में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। यदि आपको एड्रेस सही से पता नहीं ना, तो आप मेरे घर क्या आप कोई भी जगह में नहीं पहुंच पाएंगे। तो एड्रेस का जानकारी होना चाहिए। तो भाई ये ऐसा क्यों लिखा रहता है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर? बात को समझिए, लिख तो दिया सीधे सीधे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन होता नहीं है। क्या आप कभी प्रेजेंट से पास्ट में गए थे? कभी आप भूतकाल में गए हो क्या? नहीं। आपके पीछे जो भी चीज छूट जाता है वो आपका भूतकाल होता है। इसके मतलब मान लीजिए यहाँ पर अनिल खड़ा है, थोड़े समय के लिए माइंड मत करिएगा, अनिल भाई इस साइड इस ओर जा रहा है, तो अनिल पीछे छोड़ के आएंगे, वो उनका भूतकाल होगा, पास्ट होगा। अब अनिल भाई आगे की ओर जा रहा है, इधर चेहरा दे देता हूँ, अनिल भाई इधर, ये इधर ऐसा लग रहा है, अनिल भाई इधर जा रहे सामने की ओर। तो यहाँ क्या होगा, ये हो गया अपने पीछे छोड़े सामान को और बातों को पास्ट है। लेकिन अब जो अनिल भाई यहाँ पर खड़े हैं मेरे साथ, ये उनका प्रेजेंट है। और अनिल भाई जब आगे की बात करते हैं, अनिल भाई जब आगे की बात करते हैं, जुएल भाई मैं ऐसा करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, तो वो फ्यूचर है। जैसे उनको बोला कल मैं एक मीटिंग में जाऊँगा, वो नहीं गया, वो मेरे साथ प्रेजेंट यहाँ पर हुए हैं, और वो आगे का बात कर रहा है। बात को समझिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द बेस ऑफ इंग्लिश। Then you are going to speak it in English well. Without address, you can't reach in proper place. So you need a proper address. So देखिए, आपका पीछे जो बीत गया वो आपका पास्ट है। आप यहाँ पर मेरे साथ खड़े हैं वो है, और आप जो आने वाले बातों को कर रहे हो वो चाहे। अब मजे की बात ये है कि अनिल भाई कल सुबह उठ के यहाँ पहुँचता है इस जगह में, तो ये जगह ये आगे की ओर भाग जाता है, ये हो जाता है प्रेजेंट, ये हो जाता है प्रेजेंट, और फ्यूचर जो यहाँ से हट के ये आगे बढ़ जाता है, और ये जो प्रेजेंट था वो पास्ट में रहता है। इसके मतलब ना व्यक्ति पास्ट में पहुंच पाता है, ना व्यक्ति फ्यूचर में पहुंच पाता है, वो हमेशा वर्तमान में रह के ही बात करता है, वर्तमान में ही रह के बात करता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि
फ्यूचर में हम जाएंगे, फ्यूचर में कोई नहीं जाना है, हर कोई वर्तमान में ही रहता है। एक बड़ी सुंदर कहावत है, तू खुदा से दुआ मांग, तेरा आज का आज बड़ी अच्छा हो जाए। आज के दिन जितना है उतना ही काफ़ी है, कल के लिए सोचा जाएगा जब कल प्रेजेंट में हम पहुँचेंगे। तो वही बात है कि आप जो भी पीछे छोड़ के आते, अब ये बात बड़ी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में लग रहा है, ये तो मैं जानता हूँ यार, बात तो ये है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हमारे दिमाग के अंदर जो स्विच बटन है उसे भी ऑन करना जरूरी रहता है, तभी हम ऑन हो पाते। अब मैं इसके आगे मैं बताता हूँ कि कैसे वॉच को मैं आगे की ओर बढ़ाऊँगा, और यही मेथड को इस्तेमाल करूँगा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और इस वॉच को शो करूँगा। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, मान लेते हैं ये प्रेजेंट सिंपल है, ये माने प्रेजेंट सिंपल, नीचे का जो बता रहा हूँ ये प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। ये प्रेजेंट सिंपल में मान लीजिए ये 12 जो है ये आपका पास्ट है, ये आपका पास्ट है, और 1 जो है ये आपका प्रेजेंट है, और 2 जो है ये आपका फ्यूचर है। अब मैं इसको, ये प्रेजेंट सिंपल के लिए मैं ये तीनों को ले रहा हूँ। अब मैं इसको ले लिया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आपके मन में आएगा, आप बता रहे हो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और यहाँ बता रहे हो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखिए क्या होता है, ट्रेडिशनल इंग्लिश बुक्स में जैसा लिखा हुआ है ना, एकदम से भी हम हर चीज़ को बदल नहीं सकते। तो जो क्यू बना हुआ है ना, तो क्यू से हमें पढ़ना तो पड़ता है, लेकिन मेथड को हमें समझना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट, पास्ट, तो आप इससे पढ़ लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 पढ़ें ना, समझने वाले को इशारा काफ़ी है। तो यहाँ पर हम पास से चलेंगे, फिर यहाँ पर आ जाते, इसको ले लेते हैं पी पास्ट, पी फॉर प्रेजेंट और एफ फॉर फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये आपका कंटिन्यूअस के लिए मैंने कर दिया। उसी प्रकार हम यहाँ पर जाते, 6 को हम पास्ट दें तो सॉरी इसको आप प्रेजेंट मानते हैं, और ब्लैक पेन ले लेता हूँ और इसको हम फ्यूचर मान लेते हैं, और इसके लिए भी हो गया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर माने परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। फिर यहाँ पर आते हैं, ये जगह को हम पी फॉर प्रेजेंट, पी टी फॉर पास्ट, पी फॉर प्रेजेंट और ई फ्यूचर, और इसको भी ले लेते इसके लिए प्रेजेंट, फ्यूचर। अब घड़ी को हम टोटल काउंट करते हैं, हमें क्या मिल रहा है, 12 आवर्स मिल रहा है। अब इसे हम गिनते, 1 2 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3, टोटल कितना 12। इधर से भी 4 4 4 12। इसके मतलब हमारे टेंस जो है वो भी 12 आवर के साथ, 10 आवर्स तो नहीं है, लेकिन हर माने 12 पॉइंट हम देखते हैं प्रेजेंट पास करके, हर एक पॉइंट के अंदर हम 3 समय को देख रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उन सारे टाइम को यदि आप मिला रहे तो इसमें भी 12 मिल रहा है। 12 आवर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 12 टेंस मिल रहा है, ठीक है। 4 पॉइंट के अंदर 12 टेंस मिल रहा है, और घड़ी को भी हम गिनते तो 12 आवर्स मिल रहा है। इसके मतलब टेंस क्या है, टेंस इज ए टाइम, इट्स नॉट ए टेंशन। लोग हमेशा सोचते हैं टेंस जो है टेंशन है, लेकिन नहीं है। एक बार मैं क्लियर करके आप लोगों को मैं और बताऊंगा, ये आप समझ गए होंगे। देखिए क्या हुआ, क्या चीज़ मैं आप लोग को दिखाया, घड़ी की ये जो 3 पॉइंट है, इसे मैंने इसको मैंने 1 के लिए लिया, और 3 पॉइंट 1 के लिए लिया, और इतना 1 के लिए लिया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर एक के अंदर 3 3 है, इसमें भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर देख सकते हैं, हर एक के अंदर 3 3 है। तो इसके मतलब
वॉच के 12 आवर्स के साथ हमारे करता है, जिसके कारण हम बड़ी काल बोल, बिकॉज काल इज टाइम इन इंग्लिश। हम टाइम मानते हैं और टाइम को ही हम समय बोलते हैं। एक बात को हमें बहुत अच्छे से समझना होता है, एक्चुअली कौन है वो व्यक्ति जिन्हें हम अपने वार्तालाप में शामिल करेंगे और जिनके साथ हम अंग्रेजी में बातें करेंगे। बिना व्यक्ति का किसी से यदि हम घर में बैठ के अनिल भाई अचानक घर में अचानक हवा से बात करने लगे तो मेरे को 100% श्योर है भाभी जी पूछेंगे पागल तो नहीं हो गया हो, ये नेचुरल है। तो हम हवा से तो किसी से बात नहीं कर सकते, तो हमें क्या है, कोई ना कोई एक व्यक्ति चाहिए या इंसान चाहिए जिसे हम अंग्रेजी में बात करें। अब बात आता है ये इंसान जो है कितने प्रकार के हैं, क्या ये बड़ी तादाद में है, क्या वो अकेले है, क्या वो तीसरा व्यक्ति है, क्या वो दूसरा व्यक्ति है, उसे भी जानना जरूरी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हिंदी में हम इसे बहुत बार पढ़ चुके स्कूल वगैरह में। पर्सन को पुरुष कहा जाता है, इसको हिंदी में पुरुष बोलते हैं। उसको पुरुष ही क्यों बोलते हैं, महिला और पुरुष दोनों मिला के क्यों नहीं बोलते, लोग क्यों नहीं बोलते वो पता नहीं, लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार इसे पुरुष कहा गया। और सिंगुलर नंबर होता है, एक्चुअली ये सिंगुलर नंबर होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं एक, और प्लूरल नंबर होता है जिसे कहा जाता है आपका बहुवचन। और हम बहुत पढ़े हैं इसको, बहुत रटे। अब शायद मन मन में हंस रहे होंगे, हाँ यानी इसको तो टीचर लोग ने खूब पढ़ाया। तो देखिए फर्स्ट पर्सन जो होता है वो फर्स्ट पर्सन व्यक्ति के बारे यदि हम बात करें, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है आपका आई, माने एक वचन सिंगुलर नंबर। यदि मैं उसकी बात करूं वो बहुवचन में वी होगा। ओके, उसी प्रकार सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन है, मैं, और हम जो है वो बहुवचन है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू होता है और उसका प्लूरल भी यू होता है, ठीक है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये प्लूरल में, इसको ये यू जो है प्लूरल है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या क्या है, ही है, आपका सी है, आपका ईट है, आपका नेम है, आपका माई फादर है, योर सिस्टर है। तो यहाँ पर जो माई फादर योर सिस्टर जो लगाया हो ना, इसके मतलब ये नहीं है कि आपको इसी में माई योर सिस्टर बोलेंगे, योर अंकल योर आंटी भी बोल सकते हैं, आप बदल सकते। तो इसके मतलब हम यदि यहाँ पर जाए तो हम देख सकते कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, इतना ये सिंगुलर नंबर है। अब बहुवचन की बात करें तो बहुवचन ये अकेला है। तो जब मैं आपको कहूँगा कि भाई आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को बताइए, तो ये हो गया थर्ड पर्सन और इसका सिंगुलर नंबर। यदि मैं बोलूँगा थर्ड पर्सन प्लूरल को बताइए तो आप जाएगा, ये हो गया प्लूरल और ये हो गया आपका, इधर से भेज दो प्लूरल थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पर्सन। यदि कोई आपको पूछता है कि भैया आप मुझे ये बताइए कि भाई सेकेंड पर्सन प्लूरल कौन है, तो आप सेकेंड पर्सन के सीधे सामने जाइए, देखिए ये प्लूरल है, ठीक है। तो टेंस बनाते समय हम बार बार बोलते थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर लगा दो, सेकेंड पर्सन प्लूरल लगा दो, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर लगा दो। सिंगुलर माने वो अकेले, प्लूरल के मतलब वो लोग जो दुकेले, जो भीड़ में जिसको अकेले का महसूस नहीं हो रहा, इन लोग हैं और इन्हें अकेले में है। तो अब इसे यूज़ करेंगे और समझेंगे। अब बोलेंगे ये क्या लिंक थी वो डू डस करके, हाँ आगे जाके हम उसको क्लियर करेंगे।
ओके, अब हम मेन जगह पे आए हैं और इसे हमें समझना है। देखिए, नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पास्ट सिंपल को माने पास्ट सिंपल को पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर सिंपल। इसके मतलब जब हम प्रेजेंट सिंपल का लाइन को पढ़ेंगे तो पूरे सिंपल को पहले पूरा करेंगे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए अलग अलग नहीं कि प्रेजेंट को आपने पहले पढ़ दिए फिर पास्ट को पढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको जब सिंपल को पकड़े तो पूरे सिंपल को कंप्लीट करना है, तभी जाके आपको अंग्रेजी बोलते समय आप दिक्कत को सामना नहीं करेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का जो चीज़ है, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं, इसको देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल में देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार के प्रेजेंट सिंपल में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। प्रेजेंट सिंपल में मॉडल भी नहीं होता है, मॉडल माने कैन, कुड, शुड। अभी हेल्पिंग वर्ब बोलने से आपके दिमाग में एक बार मैं डाल देता हूँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, जैसा इज हो गया, आर, एम हो गया, अबाज, वर, एज, हेड, ठीक है। अब सेल विल बी, इसमें सेल हेल्पिंग वर्ब हो गया। मॉडल कौन सा है, मॉडल किसको है, कहाँ पर है, मॉडल माने आपका हो गया कोड, सोड में, ओके, ये सारे चीज का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। इन सारे चीजों का प्रयोग आप इसमें नहीं लेंगे, माने प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब किसी भी प्रकार का प्रयोग आप नहीं करेंगे। क्लियर? ओके, ओके। यहाँ पर वर्ब के कौन सी फॉर्म लगता है, वर्ब का पहली फॉर्म का प्रयोग होता है, ओके। अब देखिए, वर्ब के पहली फॉर्म का प्रयोग बताते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज को ध्यान देना है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता है, जैसा ही, सी, नेम, इट, नेम, इसे माई फादर, योर सिस्टर को जोड़ा नहीं, माई और योर को, तो उसमें क्या होता है, जब क्रिया लगता है ना, क्रिया आपका, इनके साथ जब क्रिया का प्रयोग होता है तो इन क्रिया के साथ एस, एस, आई एस का भी प्रयोग होता है, माने क्रिया के अंतिम में। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन आई, वी, यू और साथ किसी भी प्रकार के एस, एस, आई एस नहीं आता है, ये अकेला ही आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, नहीं सॉरी, अकेला ही वर्ब के पहली फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा जाते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में डू, डस का प्रयोग होता है और इसमें वर्ब के पहली फॉर्म का प्रयोग होता है। अब बात आता है कि इसका पहचान क्या है। पहचान में जाता है, जाती है, जाते हैं। जैसे राम फुटबॉल खेलता है या राम खेलने जाता है। अब हमें समझना है कि यहाँ पर सब तो बात हो गया कि भाई इसमें नंबर 1 आपने हमें बता दिया हो कि इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, आपको मॉडल नहीं लगाना है, इसमें क्रिया का पहली फॉर्म होगा। लेकिन जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो उनके क्रिया के साथ एस, सी, एस, आई एस का प्रयोग होगा। आई, वी, यू, दे के साथ इनके साथ कुछ भी प्रयोग नहीं होगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू, डस का प्रयोग होता है। अब बात आता है इसमें एस, सी, एस कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। इसमें डस क्यों आ गया, डस क्यों आ गया। डस को तो क्रिया में कोई डस नहीं होता है, तो ये डस कैसे आ गया, ठीक है, इसको हम समझेंगे। थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन कौन सा है, ही, सी, इट, उसके आपका माय, टियर।
ठीक है। अब देखिए, इसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात आ रहा है कि जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर का साथ कोई भी क्रिया लगाएंगे तो क्या क्या लगाना है हमें। पहला ईएस का प्रयोग कर रहा होगा, एस का प्रयोग होगा, आईएस का। किसके साथ? किसके साथ भाई? क्रिया के साथ ना। किसके साथ? क्रिया के साथ होगा यहाँ पर, क्रिया के साथ। अब क्रिया के साथ हमें इनका प्रयोग करना है और देखना है क्रिया कैसे हम समझे। देखिए, मान लीजिए एक क्रिया नॉर्मली ले लेते। पढ़ना इंग्लिश क्या है? रीड, READ। पढ़ा इंग्लिश READ, रेड। रीड, रेड, READ। देखिए, स्पेलिंग सब समान है लेकिन उच्चारण क्या होता है? रीड, रेड, रेड। तो यदि किसी व्यक्ति को इस क्रिया, यही तो क्रिया है, जैसा गो, गॉन, तो बात कर रहे हैं, ये पहली क्रिया का बात कर रहे हैं। इन पहली क्रिया का हम प्रयोग करेंगे और करके इस बात को समझेंगे। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, यस का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के वर्ग के अंतिम अक्षर, माने क्रिया के अंतिम अक्षर, किसी सब्जेक्ट का नहीं, क्रिया के अंतिम अक्षर, माने इन सारे क्रिया, क्रिया क्या नहीं है, सब कुछ क्रिया है। बोलना क्रिया है, बैठना क्रिया है, देखना क्रिया है, जाना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है। अब उन क्रिया के यदि कोई भी क्रिया, जैसा मान लीजिए ये एक क्रिया है, देखिए यहाँ पर ये मानना क्या है, ये एक क्रिया है गो, ये सॉरी पेन आओ ना भाई, गो, गो एक क्रिया है, अंतिम अक्षर ओ है। तो क्या बोल रहा है, यदि OSSXZCHSH हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ES का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्या बोल रहा है, कोई भी क्रिया है उसके सामने क्या क्या OXZCH और SH, ये यदि आ रहा है किसी भी, तो हमको क्या लगाना है? ES का प्रयोग करना है। मैं क्यों लिखा हूं? क्योंकि एक बार आपके माइंड में बैठे। अब मान लेते हैं यहां पर गो शब्द आ गया, एक गो क्रिया आ गया। अब हम देख रहे हैं कि गो के जो अंतिम अक्षर है वो आपका ओ है। तो हम जब इन व्यक्तियों के साथ, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं कि आई, वी, यू और दे के बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनके साथ का कोई भी बात नहीं कर रहा हूं, इनके साथ कुछ भी नहीं लगेगा, केवल मात्र इनके साथ लगेगा, ये भाई साहब लोग के साथ। मैं इनका बात कर रहा हूं, इसका कभी माइंड से हटा ही दीजिए, इसका बात नहीं कर रहा हूं। इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, कोई भी तरीका नहीं लगेगा। अब इसके अंतिम अक्षर क्या आ गया यहां पर, हम देख लिए कि भाई ओ आ गया। तो ओ आ गया तो हम क्या करेंगे, जब तीसरा व्यक्ति के साथ लगाएंगे तो आप यहां पर लिखेंगे। और इनके साथ यदि बात आता है कि इनके साथ क्या होगा, ही रहेगा भाई, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये केवल मात्र सामान्य सेंटेंस के साथ होता है, तो वो आगे बात करेंगे, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक पास शब्द आया, पास। तो पास माने PASS हो रहा है, PASS माने ये 2S एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यहां पर भी 2X आ रहा है, S आ रहा है, तो क्या लिखेंगे इसमें? ES को लगा देंगे, हो गया पासेस। अनिल ब्रदर पासेस एवरी ईयर, अनिल भाई प्रत्येक साल पास होता है, तो ये लगाएंगे, केवल पास नहीं लगाएंगे। पास लगाना होगा तो इन लोगों के साथ लगेगा, इनके साथ पासेस हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट, यहां पर क्या बोलता है आपको, एस का प्रयोग कैसे करेंगे, वो भी आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के क्रिया के साथ अंतिम अक्षर जब क्या होगा
वाई, अंतिम अक्षर वाई हो और उससे पूर्व वावेल होना चाहिए। वावेल 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 जानते हैं ना, स्वर। तो वावेल स्वर होना चाहिए, वावेल होना चाहिए, तब हम एस का प्रयोग करेंगे। ओके, लेट्स सी हाउ। देखिए कैसे। मान लीजिए कोई भी क्रिया आया और उसके अंतिम अक्षर क्या है, नहीं है, और उससे पहले वाई से पहले क्या है, वावेल्स है। वावेल्स क्या क्या है, ए आई ओ यू, ठीक है। इन ये अक्षर आ रहा है तो यहां पर एस कम होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते यहां से एक वर्ड प्ले, पी ए वाई। अब प्ले के देखिए, ये जो प्ले को देखिए ध्यान से, यहां पर जो एक शब्द है ना वो वाई, वाई है। वाई से पहले क्या है, यहां पर एक ए को देख रहे हैं, हम एक ए को देख रहे हैं, माने वाई से पहले पूर्व में ए को देख रहे हैं, और अंतिम में क्या है, वाई है। अंतिम में वाई होना जरूरी है, याद रखिएगा, अंतिम में वाई होना जरूरी है। तब हम क्या लिख देंगे, यहां पर एस कर देंगे, प्लेस हो जाएगा। केवल मात्र इन थर्ड पर्सन व्यक्तियों के साथ, इनके साथ तो प्ले का प्ले ही रहेगा। मैंने साथ साथ में मैं बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में वो बैठे। अब बोलोगे ये सारे शब्दों को कैसे मैं याद कर करके बोलूंगा भाई अंग्रेजी। अरे उसके लिए क्यों चिंता करते हो, इसीलिए तो आप मेरे पास आए हो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बातों को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इतना हो गया, मैं एक साथ दिखाना चाह रहा था लेकिन यहाँ पर अटक गया। चलिए इसी को इसको आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये फिर टेक्स्ट भी आगे बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ तक वाई तक हो गया, आपको समझ में आ गया। एक बचाए उसको ही बताता हूँ। अब जब इसका आईएस का बात रहा है, ये आईएस का बात, तो क्या होता है, वो बोलता है कि इसमें भी अंतिम अक्षर वाई होना चाहिए और उससे पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट माने व्यंजन, ठीक है। अब व्यंजन और कॉन्सोनेंट, तो व्यंजन कॉन्सोनेंट एक ही है। हिंदी में व्यंजन बोलते हैं और इसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब जब कोई कॉन्सोनेंट आएगा, अब कॉन्सोनेंट को कैसे समझे, यहां पर थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा, कट गया है, मैं उसको दिखाता हूं। तो कॉन्सोनेंट क्या होता है, 26 अक्षर, 20 सेटर जो है आपको ए टू, इसमें से आप 5 लेटर निकाल दीजिए, 5 लेटर को माइनस कर दीजिए, ए ई आई ओ और यू को माइनस कर दिए। तो माइनस करने के बाद कितना लेटर बचा, 21 लेटर बचा। सो दैट्स 21 लेटर्स कॉल्ड कॉन्सोनेंट, ओके। अब ऐसा नहीं है कि कॉन्सोनेंट वावेल का साउंड नहीं करता है, ठीक है। कभी कभी स्कूल में भी हमें गुरुजी लोग ने ऐसा पढ़ा दिया, कॉन्सोनेंट वावेल का साउंड नहीं, बहुत कॉन्सोनेंट है वावेल का साउंड करता है, उसको हम आगे देखेंगे। अब 21 अक्षर जो बचा हुआ है वो अक्षर यदि यहाँ पर आ रहा है वह पहले, सो आप क्या करेंगे, वाई को हटाकर आया प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आई वी यू और दे के साथ मैंने एक फॉर्मूला बनाया, वो है सब्जेक्ट वर्ब के फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ही सी इट नेम माई फादर के साथ मैंने एक फॉर्मूला बनाया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, टेंस के बाद आप लोग के साथ ताबड़तोड़ कम्युनिकेशन कराऊंगा, ठीक है। एक दिन भी बच नहीं पाओगे। तो आप लोग को ऑफिस में बोलना है मैंने बोलना है, अंग्रेजी आप लोग को बोलना है। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आज के दिन का ये नीड है, क्योंकि अंग्रेजी इफ यू कांट स्पीक इन इंग्लिश यू कांट डू एनीथिंग। अरे गवर्नमेंट ऑफिस वाले भी बोलते हैं क्या, जिनको इंग्लिश आता है ना उनको थोड़ा आगे बढ़ा के रखते हैं। भाई साहब जानते नहीं हो, हमारे मंत्रालय में ऐसा होता है, ऐसा करके बता रहा था। और हमको नहीं आता है तो हमको ना फील्ड काम में लगा देते, और जो इंग्लिश अच्छा आता है ना उसको ऑफिस में बैठा के रखते, क्योंकि उसको काम आता है। सो
you can just imagine how English is important. ओके, सो यहाँ पर हमने एक आई का प्रयोग, देखिए मैंने एक सेंटेंस बनाया, ठीक है। आई गो टू स्कूल, फॉर्मूला के अनुसार आई वर्ब के नीचे गो और फर्स्ट फॉर्म आ गया गो और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ। लेकिन जब यही सेंटेंस को मैं तीसरा व्यक्ति के साथ, इन लोगों के साथ बनाता हूँ तो क्या हो रहा है, एक यहाँ से एक सब्जेक्ट को लिया, ही गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल। गोज क्यों आया, क्योंकि ये तीसरा व्यक्ति है, इनके साथ एसीएस का प्रयोग होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये कौन सी सेंटेंस हो गया, ये दोनों सेंटेंस क्या हो गया, ये दोनों, ये आपका एफर्मेटिव हो गया। ये लिखने में थोड़ा कभी कभी दिक्कत होता है, एफर्मेटिव, ये भी एफर्मेटिव। अब इसका नेगेटिव बनाते, देख आदत है ना बोर्ड में, आई डू नॉट, यहाँ पर क्या लगा दिया, देखिए इसमें कहीं डू नॉट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होने के कारण हमने डू का प्रयोग किया और इसके साथ नॉट लगाया, माने आई डोंट गो टू स्कूल। इसको एक साथ लिखा, इसको ऐसा अलग अलग लिखने के लिए ऐसा लिखेंगे, आई डोंट गो टू स्कूल। ही डजंट गो टू स्कूल, अरे भाई यहाँ का गो का ही एस कहा गया, यहाँ पर आ गया, माने डजन के मतलब होता है टी साथ इकट्ठा करें, तो डस में यहाँ पर ईएस आ गया है, माने यहाँ से क्रिया में हट जाएगा, जब नेगेटिव बनाएंगे तो हट जा रहा है। देखिए यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है भाई साहब, देखिए यहाँ पर आया है ये यस, लेकिन नेगेटिव बनते ही वो हट गया, यहाँ से हट गया। यहाँ पर देखिए इंटेरो, अरे बाप रे ये बड़ा हो गई, यहाँ पर इंटेरोगेटिव, इसको मिटाता हूँ, एक मिनट रुक चाहिए। अब सवाल जवाब बनाना है, ठीक है। सवाल जवाब बनाने के लिए ये क्या हो गया आपका सवाल जवाब। सवाल जवाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अब इंटरोगेटिव में क्या हो रहा है, क्योंकि किसी भी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो डू को ही हम सामने लेके आए और इसमें क्या लगाए, डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, और इसमें हमने क्या लगा दिया, डस का प्रयोग कर दिया, डस ही गो टू। लेकिन देखिए यस यहाँ से भी आपका, यदि मैं बात करूँ तो यहाँ से भी यस हट गया है, क्योंकि डज में आ चुका है, गो टू स्कूल, डजंट। आप यहाँ पर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को दोनों को मिला के यदि बनाओ तो क्या होगा, डजंट आई गो टू स्कूल, डोंट आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता, क्या वो स्कूल नहीं जाता, क्या अनिल भाई ऑफिस नहीं जाते, हाँ भाई जाते हैं। तो ये तीनों हमें हमारे पास होना चाहिए, तो इसी के अनुसार हम सेंटेंस को बनाएंगे। इनमें जितने भी आएगा आई वी यू और दे के साथ यही फॉर्मूला लगेगा, और इसमें जितना आएगा यही फॉर्मूला का प्रयोग, ठीक है, यही है।